हेलो दोस्तों, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाब को और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 बार मुफ्त दूध दिया जाएगा। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वहां जो 20,000 आंगनबाड़ी है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनको दिन में 100 ml की दूध मिलेगा। सप्ताह में 2 दिन 100 ml की दूध मिलेगा और इसके तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में फ्लेवर्ड और मीठा तथा दूध पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही वहां पशुपालन पे जोर दिया जाएगा ताकि वहां पे गायों को पाल के उनके दूध की सप्लाई जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाए। इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध यानी मुफ्त में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो मैक्सिमम एज है वो 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। ये दूध पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये जो कुपोषण के शिकार होते हैं, ये जनरली 6-5 साल के बच्चे ही होते हैं। और चूंकि जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है मिल्क पिलाना। इसीलिए बोलते हैं जब बच्चा पैदा हो तो उसे माँ का दूध पिया जाता है, बाद में वो गाय का दूध पिएगा। इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, जिससे कि शरीर को सही से पोषण मिलती है और शरीर का जो सही से विकास हो पाता है। इसीलिए जो राज्य सरकार है वो दूध पिलाने पे अधिक जोर देते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है वहां के स्कूलों में, वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों में जो चलाया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के थिरुभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग, भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये थिरुभुवन सिल्क साड़ियों का वहां प्रोडक्शन होता है, जो कुंभकोणम के पास है और उस क्षेत्र में बुने जाते हैं। जो ये जो साड़ी होता है, इसमें कुछ विशिष्टता इसी पाई जाती है, जिसके कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। हालांकि ये टैग लेने के लिए 2014 में ही कोशिश शुरू कर दिया गया था और वहां पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है चेन्नई स्थित जीआई टैग के लिए, वहां पे उन्होंने 2014 में अपना एक दायर किया था और अब जाके उन्हें यह टैग दिया गया है। इसकी खास बात क्या है कि ये अपने बॉर्डर और पल्लू डिजाइन के लिए जानी जाती है। इस साड़ी की जो लंबाई है वो 18 फीट होती है और चौड़ाई 4 फीट होती है। तो ये जो हो गई थिरुभुवनम सिल्क साड़ी के बारे में। अभी हाल ही में 2-3 और जीआई टैग दिए गए हैं, जिसको मैं यहीं पे आपको बता दूं। उत्तर कर्नाटक में एक सुपारी उत्पादित होती है जिसे सिरसी सुपारी के नाम से जाना जाता है। गोलाकार होता है और सिक्के का आकार का होता है। ऐसा सुपारी नहीं कहीं देखा जाता है और सुपारी को दिया जाने वाला ये पहला जीआई टैग है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर कर्नाटक में, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में। इसके साथ ही इरोड के हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है। इरोड कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में एक जगह है इरोड, और वहां के हल्दी को इसमें कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जिसके कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। भारत में जिसे सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दार्जिलिंग टी को प्राप्त हुआ था पहली बार, जो जब शुरुआत हुई थी भारत में जीआई टैग की। देता कौन है? जीआई टैग का जो हेड क्वार्टर है वो है, जहां से ये रजिस्ट्री मिलती है वो है चेन्नई स्थित। किस लिए दिया जाता है? किसी की भी जो अपनी भौगोलिक जो उसकी क्षमताएं होती है, भौगोलिक कुछ उसमें गुण होते हैं जो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए ही जीआई टैग सरकार प्रदान करती है। अगला सवाल, एक्सिस बैंक ने राकेश मखीजा को कितने साल के लिए गैर कार्यकारी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है? ऑप्शन है 4 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल। सही जवाब ऑप्शन सी 3 साल। 3 साल के लिए एक्सिस बैंक ने राकेश मखीजा को अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है। उनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो होगा 18 जुलाई 2019 से और 17 जुलाई 2022 तक उनका कार्यकाल होगा। वो जगह लेंगे संजीव मिश्रा, जो कि अभी यहाँ के चेयरमैन हैं, और 17 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं की जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। फिलहाल जो राकेश मखीजा है वो SKF इंडिया के चेयरमैन है। अगला सवाल,
हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी नामित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया? ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। सही जवाब ऑप्शन ए चीन। देखिए, पुलवामा का जो हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, पुलवामा हमले के बाद फ्रांस ने ये एक प्रस्ताव यूएनएससी में लाया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसका प्रमुख है मसूद अजहर, और उसको उन्होंने बोला कि इसे वर्ल्ड यूनिवर्सल एक टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए ताकि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है यूएनएससी के सारे मेंबर को इस प्रस्ताव, अगर सब प्रस्ताव पे वो लोग हाँ कहेंगे तभी प्रस्ताव पास होगा, नहीं तो उस पर वीटो लग जाता है और फिर वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। और यही कारण है कि फ्रांस ने जब इस प्रस्ताव को लाया अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से, तो चीन जो कि यूएनएससी का मेंबर है उसने इसके ऊपर अपना वीटो लगा दिया है, कुछ टेक्निकल इस पे हॉल्ट लगा दिया है, जिसके कारण ये जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हो पाया है। आपको बता दूं ये चौथी बार है, यानी 4th टाइम है जब चाइना ने इस तरह मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है यूएनएससी में। तो ये, लेकिन इसके बाद चूंकि पूरे विश्व में आतंकवाद को लेके जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसके बाद चीन ने जब से इसके ऊपर अपना अवरुद्ध लगाया है, तब से अमेरिका और फ्रांस ने बोला है कि अगर चीन अपनी हरकतों से इस तरह से बाज नहीं आता तो हम लोग कुछ और एवेन्यूज को ढूंढेंगे जिसके तहत कि इसे आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। आगे देखेंगे कि आगे पूरा विश्व अगर एक प्लेटफॉर्म पे है तो वो किस तरह का रास्ता अख्तियार करता है और किस तरह से भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में सहायता करता है। अगला सवाल, इनमें से कौन आईसीसी विश्व कप 2019 की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी बन गई या बनी? ऑफिशियल स्पॉन्सर पार्टनर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 मेंस क्रिकेट। गो डैडी, कोका कोला, एमआरएफ टायर्स, एमिरेट एयरलाइंस। सही जवाब गो डैडी। गो डैडी में हाल ही में आईसीसी के साथ अपना एक अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन किया है, अपना एक उनके साथ प्रपोजल साइन किया है, जिसके तहत ये जो है वहां के ऑफिशियल ब्रांड पार्टनर बनेंगे गो डैडी। आईसीसी 2019 जो वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है उसी का गो डैडी है क्या? ये जो इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम को रजिस्ट्री करने वाली एक कंपनी है और ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो कि डोमेन नेम के साथ काम करती है। अगला सवाल, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है तीसरे, 11वां, 23वां, 31वां। सही जवाब ऑप्शन बी 11वें, 11th पोजीशन पे अभी है कि जितना इनके पास गोल्ड का जितना भारत के पास रिजर्व है उस मामले में देखें तो भारत पूरे विश्व में 11वें स्थान पे है। हालांकि आपको बता दूं कि गोल्ड कंजम्पशन के मामले में विश्व भर में इंडिया नंबर 1 पे है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि गोल्ड काउंसिल की रैंकिंग में कि किसके पास कितना रिजर्व है उसमें भारत 11वें नंबर पे है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्ड कंजम्पशन में पूरे विश्व में नंबर 1 देश कौन है तो वो भारत है। भारत के पास सोने के सबसे बड़े 117 भंडार हैं जो वर्तमान में 607 टन है। तो जैसा कि मैंने बताया नंबर 1 कंट्री है कंजम्पशन में। अगर शीर्ष 5 देश की हम बात करें जो कि आपसे पूछा जा सकता है तो टॉप पे है अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर आईएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ 3rd लार्जेस्ट गोल्ड स्टोरर है जो कि स्टोर करता है वहां पे अपने पास। फिर चौथे पे इटली है और फिर फ्रांस है, यानी टॉप 5 पे यूएस, जर्मनी, आईएमएफ, इटली और फ्रांस। भारत वहीं 11वें स्थान पे है। अगर डब्ल्यू गोल्ड काउंसिल की बात करें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो ये स्वर्ण उद्योग के लिए बाजार विकास संगठन है, यानी इसके लिए वो जो भी विकास का काम करना पूरे विश्व में होना चाहिए वो ये काउंसिल करती है। साथ ही सोने की मांग को प्रोत्साहित और बनाए रखने का भी जिम्मेदारी इसके पास होता है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके मांग को रखा जाए, इसके मांग को किस तरह से बैलेंस रखा जाए। ये सारा काम विश्व जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो करती है और वो साल अपना एक रैंकिंग भी देती है और वहां पे भारत 11वें स्थान पे अभी है इस साल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के.एन. व्यास, विवेक दाहिया, सी लाल सावता, ए.के. मोहंती। सही जवाब ऑप्शन सी लाल सावता। सी लाल सावता बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, ये रिटायर हुए हैं। उसके बाद इन्हें मिजोरम का पहला लोकायुक्त जो है नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऐसा कोई पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया। इन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने राजभवन में उसे पद की शपथ दिलाई।
8वां और अंतिम सवाल, हाल ही में भारत सहित 45 देशों ने किस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शंस हैं बोइंग 737 मैक्स 8, हरक्यूलिस, जेट स्ट्रीम, लुफ्थांसा, बाइपोलर। सही जवाब ऑप्शन ए बोइंग 737 मैक्स 8 विमान। अभी भारत सहित 45 देशों ने इसको ऑन ग्राउंड कर दिया, यानी जमीन पे रख दिया है कि इसको हम तब तक नहीं उड़ाएंगे जब तक कि इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने इसके लिए हालांकि कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने बताया था कि डीजीसीए ने बताया था कि कम से कम 1000 घंटे का जिस पायलट को अनुभव होगा वही इसको चलाएंगे, वही इसके पायलट मेन पायलट बनेंगे। लेकिन अब भारत ने जाके इसे पूरी तरह से बंद कर दिया, और ना सिर्फ बंद किया बल्कि अपने एयर में भी इसे परमिशन नहीं है कि किसी और देश के बोइंग को अपने एयर जो सीमा है उसमें आने देंगे। वो भारत में 2 कंपनी है जो कि बोइंग 737 मैक्स 8 चलाती है, वो है जेट एयरवेज और स्पाइस जेट। अब स्पाइस जेट ने तो पहले ही बंद कर दिया था अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। जेट एयरवेज के पास 8 से 10 एयरवेज हैं, एयर फ्लाइट हैं ये, इसे भी अब डीजीसीए ने बोला तो ये बंद ही कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, पिछले 5 महीने में ऐसा 2 बार हुआ कि ऐसा, एक तो इथोपिया हो गया, उससे पहले ये जावा द्वीप में वहां पे एक्सीडेंट हो गया जिसमें 346 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद दुनिया भर में बोइंग की जो ये 737 मैक्स 8 विमान है इसको लेके क्वेश्चंस उठने लग गए कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, क्या कोई सॉफ्टवेयर की गलती है। इसके कारण बोइंग को अभी सारे देशों ने इसे बैन कर दिया, और सबसे पहले जो इसे बैन किया वो चाइना ने इसे ऑन ग्राउंड कर दिया था, और धीरे धीरे लगभग 40 से अधिक देशों ने इसे बंद करना शुरू कर दिया है। जिसके साथ ही बोइंग की जो कंपनी है, जो यूएस की कंपनी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर मार्केट में, शेयर के बहुत नीचे गिर रहे हैं, और 2 दिन के अंदर ही $4 बिलियन से अधिक की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है बोइंग के लिए भी, तो वो उसे जल्द से जल्द इसके ऊपर आनी चाहिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, उसे सही करें, नहीं तो इस तरह से तो लोग नहीं जाएंगे इस विमान में। और दोस्तों इसी के साथ हम यहीं पे खत्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट में जहां पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, साथ ही आपके लिए वहां सवाल भी होगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण ने हाल ही में 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दाम में कितने प्रतिशत की कमी की? ऑप्शन है 44, 87, 57, 23। सही जवाब है ऑप्शन बी 87%। हाल ही में एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 87% जो ऐसे दवाओं के जो कैंसर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे दवाओं के 87% दाम जो है उसके कम कर दिए हैं। और ये लगभग 390 से अधिक ऐसी दवाएं थी जिसपे बहुत ज्यादा दाम लिया जा रहा है था पहले, और सरकार ने जब से इसे बताया है तब से इसके दाम में अब कमी हो गई। इसमें अब जो कैंसर की दवाएं होंगी वो आपके पॉकेट पे थोड़ी हल्की हो जाएगी, जनता के पॉकेट पे, और लोग आसानी से कैंसर के पेशेंट का इलाज करवा पाएंगे। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, विश्व गुर्दा दिवस या वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च, 18 मार्च। इसका जवाब हमें आप लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वहां पे जो एक बेल आइकॉन होता है उसे दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिल जाए। और देखते रहें जागरणजोश.com।